ये सिलेबस समझ आया सभी को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिस्कशन करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चीज और, मैं स्पीड तो ज्यादा नहीं है बोलने की, ठीक है ना? ठीक है। अब एक क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन कि मैं 3 स्टेटमेंट लिख रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट dy अपॉन dx इक्वल टू 1 और dx अपॉन dy इक्वल टू 1 और dy इक्वल टू dx। मेरे पास 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है dy अपॉन dx इक्वल टू 1, सेकेंड स्टेटमेंट है dx अपॉन dy इक्वल टू 1 और थर्ड है dy इक्वल टू dx। तो मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि विच वन इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? y इज डिपेंडेंट और x इज और y इज यहां पर y डिपेंडेंट, बोथ डिपेंडेंट, दोनों में से कोई नहीं। टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। मैं एक डिस्कशन करता हूं कि अगर मुझे ये गिवन हो, बचपन में 8th क्लास में पढ़े ना, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बाद में सोचते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, फंक्शन का रिलेशन तो बाद में आया ना, पहले किसी चीज को डिफाइन करना तो आए। ये क्या, किसका फॉर्मूला गिवन है? सर्कल के एरिया का। अगर मुझे रेडियस गिवन हुई तो एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं, और एरिया गिवन हुआ तो रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूं। जब मुझे रेडियस गिवन होगी तो एरिया मेरे पास कैसा वेरिएबल होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब एरिया गिवन होगा तो रेडियस कैलकुलेट करो तो रेडियस कैसा वेक्टर होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो यहां से फर्स्ट डेफिनेशन लिखो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी इसके बारे में दोबारा से डिस्कशन करूंगा कि इसमें से कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिखो दी वेरिएबल, बोल दूं या लिखूं? बोल दूं? लिखो दी वेरिएबल whose value is assigned is called independent variable. Whose value is assigned is called independent variable. And the variable whose value is obtained corresponding to independent variable या फिर assign variable whose value is obtained corresponding to assign variable is called independent variable. Is called dependent variable. ठीक है? तो मेरे पास एक डेफिनेशन आई डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो इसे भी तो यही लिख रहे थे, पाई आर स्क्वायर। आर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ए इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू तो कनेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? किसी रिलेशन के थ्रू कनेक्ट हो या किसी फंक्शन के थ्रू कनेक्ट हो, तभी तो हम बोल सकते हैं कि एक्स इज इंडिपेंडेंट और वाई इज डिपेंडेंट। वाई इज डिपेंडेंट ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, एफ सच दैट ए टू बी, यही तो सर ने पढ़ा है तुम्हें, एफ सच दैट ए टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट
y belongs to b such that y equal to f of x। ये डेफिनेशन दी है सर ने या नहीं दी? और यहां पे x क्या बताया सर ने? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या बताया? डिपेंडेंट वेरिएबल। सर की ये डेफिनेशन है। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करता हूं तो ये डेफिनेशन गिवन है, और इससे मुझे ये डिफाइन हो गया तो कि x कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट, और y डिपेंडेंट। इसके बाद सर ने तुम्हें कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताया होगा, बताया था या नहीं बताया? अगर नहीं बताया तो मान के चल रहा हूं, जानते हो या नहीं जानते हो? नहीं जानते हो। अगर मैं इसी लैंग्वेज को दूसरी फॉर्म में लिखूं तो ऐसा कुछ लिख सकता हूं। फंक्शन की डेफिनेशन, पहले फंक्शन लिखो, फंक्शन हेडिंग डालो, फंक्शन, फंक्शन में लिखो एवरी एलिमेंट इन डोमेन, every element in domain has a unique image in codomain। ये तो डेफिनेशन है। अगर मैं इस डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन दी है सर ने, उसकी लैंग्वेज तो ये लिखी हुई है ना कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन, ये क्या गिवन है मुझे? डोमेन। और ये क्या गिवन है मुझे? कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। ये मुझे डोमेन गिवन है और ये मुझे कोडोमेन गिवन है, तो मैं बोल रहा हूं एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ये डेफिनेशन समझ आई या नहीं है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैं ज्योमेट्रिकली मीनिंग की बात करता हूं कि अगर फंक्शन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग एक्स एक्सिस को मैं डोमेन मान सकता हूं, एक्स एक्सिस को डोमेन मान सकता हूं, वाई एक्सिस को कोडोमेन। सपोज ये मेरे पास कोई कर्व है, किसी फंक्शन का कर्व है, ऐसा कोई कर्व है, और जिसमें हम इसे क्या मान रहे हैं? डोमेन एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को क्या लेट कर रहे हैं? कोडोमेन। अगर एक्स एक्सिस पे मैं एक पॉइंट फिक्स करूं एक्स, कोई भी डोमेन का एक पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट अगर मैं एक पॉइंट लेट कर रहा हूं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे इमेज मिलेंगी। और ये इमेज क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट y1 मान सकता हूं और ये सेकंड पॉइंट y2 मान सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं इसको ये बोलता हूं y1 x इक्वल टू y ऑफ x नॉट और y2 x इक्वल टू y ऑफ x नॉट। और हमारी डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट करनी चाहिए y बिलोंग्स टू b, यानी कि बी में कैसी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए? यहां पे एक वर्ड और ऐड करूं, यूनिक। यूनिक, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी, और ब्रैकेट में कैसा वर्ड है वो? यूनिक। यूनिक सच दैट, तो क्या ये यूनिक इमेज है? तो क्या ये फंक्शन होगा? ये ग्राफ नहीं होगा ना फंक्शन। तो विच इज नॉट ए, या विच इज नॉट यूनिक, पहले यूनिक लिख दो, यूनिक, और दैट इज एफ इज नॉट ए फंक्शन। अब अगर हम यहां पे अगर ये डेफिनेशन को समझना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तुम देखना आईएसआई के जो पेपर है ना, आईएसआई के जो सब्जेक्टिव पेपर है उनमें कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता, जो सब्जेक्ट पीएचडी वाला पेपर है उसमें एक क्वेश्चन था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसकी लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो लैंग्वेज कुछ जो हम डिस्कस करते हैं ना फंक्शन की डेफिनेशन, वो फंक्शन की डेफिनेशन प्रूफ करवा रहे थे तुमसे। तो फंक्शन की एक और डेफिनेशन लिखो, और करके हेडिंग लिखो, एफ ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी बी ए फंक्शन इफ any line passing through codomain and parallel to y-axis, should intersect the curve y equal to fx exactly
वंस। पहले पैरेलल टू डोमेन, कोडोमेन गलत लिख दिया, पासिंग थ्रू डोमेन डेफिनेशन थोड़ी गलत लिख दी, ठीक है। और यहां पे ये है ना एक लाइन, पैरेलल टू पासिंग थ्रू डोमेन, डोमेन तो ये है ना, और पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस शुड इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एग्जैक्टली वंस। तो जो ये वर्ड है एग्जैक्टली, इन तीन वर्ड को अंडरलाइन कर लो, डोमेन, वाई एक्सिस और एग्जैक्टली वन। तो उन्होंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन पूछा था, सेकंड ऑर्डर पूछा था, और उसमें एक ऑप्शन ये प्रूफ करवाया गया था, उसमें एक ऑप्शन ये भी प्रूफ के लिए था कि वो कुछ नहीं करवा रहे थे कि फंक्शन को, वो डेफिनेशन ये चेक करा रहे थे तुमसे कि फंक्शन है भी या नहीं, जो सॉल्यूशन आया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फंक्शन है या नहीं है, वो बाद में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन लिखो 1-1। 1-1 की डेफिनेशन जानते हो? बोलो क्या होता? बोलो। फंक्शन, सॉरी 1-1। अगर मैं 1-1 की डेफिनेशन देता हूं, जैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज दी यहां पर, ऐसी अगर यहां पे एक डिफाइन करूं, एफ सच दैट ए टू बी ए 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन इफ, कब x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज एफ x1 एफ x2। और एक सेकंड डेफिनेशन, एफ x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो मैं इसी डेफिनेशन को चेंज कर रहा हूं इस फॉर्म में, जो ये डेफिनेशन है फंक्शन की, इस डेफिनेशन को मैं चेंज कर रहा हूं इस फॉर्म में। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, सेकंड फंक्शन, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी is called 1-1 function, is called 1-1 function if any line passing through codomain, डोमेन की जगह यहां पे चेंज कर दो, कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, passing through codomain and parallel to x-axis should intersect the curve y equal to fx, कितनी जगह कट करना चाहिए? एट मोस्ट वंस। ज्यादा से ज्यादा कितनी टाइम्स कट करना चाहिए? एक बार ना भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ग्राफ डोमेन और कोडोमेन के ग्राफ में यहां पे एग्जैक्टली था, अब यहां पे लिख दो एट मोस्ट वंस। अब देखो तुम्हारे पास फंक्शन तो बहुत सारे ना, अगर मैं फंक्शन वर्ड को डिफाइन करूं तो फंक्शन वर्ड दो पार्ट में ब्रेक होता, फर्स्ट एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ये एल्जेब्रिक और ये ट्रांसीडेंटल। अब जो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है ये 4 कैटेगरी में ब्रेक होता, फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड रैशनल फंक्शन, थर्ड इर्रेशनल फंक्शन और फोर्थ पीसवाइज फंक्शन। और ये पीसवाइज वर्ड जो है ये 5 पार्ट्स में ब्रेक होता। फर्स्ट पॉइंट मॉडुलस फंक्शन, सेकंड सिग्नम फंक्शन, थर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और जो ये ट्रांसीडेंटल वर्ड है ये 5 पार्ट्स में ब्रेक होता। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लास्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल कर्व। मेरे पास लास्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल कर्व। तो जो भी फंक्शंस है ना, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में
जिनका भी डिस्कशन करेंगे वो फंक्शन इन्हीं में से कोई एक फंक्शन हो। जो ये देखो दोबारा से बोल देता हूं, लिख लो। एल्जेब्रिक ट्रांसीडेंटल एल्जेब्रिक जो फंक्शन है वो 4 पार्ट में ब्रेक हो रहे हैं। पहला पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड रैशनल फंक्शन, थर्ड इरेशनल फंक्शन, नेक्स्ट पीसवाइज फंक्शन। अब पीसवाइज वर्ड को फिर उन्होंने 5 पार्ट्स में ब्रेक किया। सबसे पहली फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मॉडुलस फंक्शन। सेकंड पॉइंट क्या? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जानते हो? मॉड एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स। अब थर्ड पॉइंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फिर यहां पे ट्रांसीडेंटल फंक्शन आते हैं, जैसे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ज्योमेट्रिकल कर्व। तो फंक्शन तो मेरे पास बहुत सारे ना, तो मुझे तो सिर्फ अभी डेफिनेशन तुम्हें समझाना कि जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है दोनों, कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है और एक दूसरी डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है? 1 की। तो कोई भी एक कर्व उठा लेता हूं, कोई भी एक कर्व उठा सकता हूं या नहीं? तो बेस्ट है ना कि हम पॉलिनोमियल पे कैलकुलेट कर लें। कोई एक फंक्शन पॉलिनोमियल कंसीडर कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर करो या कोई भी कंसीडर कर लो, उसमें हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ये चीज समझ आई या नहीं आई? तो फर्स्ट एग्जांपल लिखो। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुम एक्स स्क्वायर ले सकते हो, एक्स क्यूब ले सकते हो, एक्स ले सकते हो। कोई भी तुम्हारे पास चॉइस है ना कि पहले एक्स कंसीडर कर लो, एक्स स्क्वायर कंसीडर कर लो, एक्स क्यूब कंसीडर कर लो, क्योंकि हम जो भी प्रूव करेंगे वो बेसिक ऐसी किसी फंक्शन पे कंसीडर करेंगे। तो डिफाइन करो डोमेन एफ सच दैट आर टू आर पॉजिटिव, एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू आर, एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव और एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू आर टू आर। आर टू आर, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने लिया एक्स, कंसीडर कर रहा हूं, एक्स ले सकता हूं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, कर सकते हो। यहां पे मुझे डोमेन भी गिवन है और कोडोमेन भी गिवन है। तो फर्स्ट मैं तुमसे चेक करता हूं कि क्या ये फंक्शन है, और सेकंड मैं तुमसे पूछता हूं क्या ये 1 है। जो ये फंक्शन लिखा हुआ है ये फंक्शन है। फर्स्ट केस में फंक्शन है, फंक्शन है या नहीं? कोई प्रॉब्लम? अब ये बताओ, अगर ये फंक्शन है, हमारी डेफिनेशन थी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, डेफिनेशन थी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंग्स टू बी। तो अगर मैं एक्स इक्वल टू यहां पे 0 कंसीडर करूं, क्योंकि यहां पे आर इक्वल टू 0 मिलेगा, तो 0 इंप्लाइज एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। क्या 0 इस सेट में बिलोंग कर रहा? तो क्या ये फंक्शन होगा? और यहां पर क्या गिवन है? देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर r, मैं इसे r मान लेता हूं, तो इसका कोडोमेन तो r पॉजिटिव है ना, r पॉजिटिव है या नहीं है? और r पॉजिटिव में 0 तो इन्वॉल्व होगा ही नहीं। तो ये कर्व कहां से शुरू होगा? यहां से कुछ कर्व शुरू होगा, नहीं होगा r पॉजिटिव में, और r पॉजिटिव तो ये भी आएगा ना कर्व। यहां पे बस ब्रेक आ जाएगा ग्राफ में, ग्राफ में ब्रेक होगा नहीं होगा? ये चीज समझ आई या नहीं आई? नहीं आई ना। एक्स, मेरी डेफिनेशन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू ए, और ए इक्वल टू क्या गिवन है? आर। देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी। तो वाई किस में बिलोंग करना चाहिए? आर पॉजिटिव में। तो यहां पर एक्स इक्वल टू लेट क्या? एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन।
अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो क्या ये 1 1 होगा? तो 1 1 ही चेक नहीं करेंगे। सेकंड केस, एफ आर पॉजिटिव टू आर। सेकंड केस, आर पॉजिटिव टू आर। आर पॉजिटिव में यहां से देखो आर पॉजिटिव, सेकंड केस है मेरे पास आर पॉजिटिव टू आर, तो डोमेन मेरे पास सिर्फ ये गिवन है, ये डोमेन गिवन है आर पॉजिटिव। और आर पॉजिटिव जब मैं डोमेन इसमें पुट करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा वो ग्राफ तो कुछ ऐसे आएगा ना। ये जब मेरे पास डोमेन फिक्स है, आर पॉजिटिव है ठीक है, लेकिन डोमेन तो यही है ना, तो ग्राफ तो ये होगा ना सिर्फ। तो यहां पे ये फंक्शन है या नहीं? फंक्शन है। क्या ये 1 1 है? 1 1 है। क्यों? क्योंकि इस डोमेन में कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ऐसे कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, यहां पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो कितनी बार कट करना चाहिए? एट मोस्ट वंस, एक बार, ज्यादा से ज्यादा एक बार, या एक बार भी नहीं करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कम से कम एक बार तो करेगी करेगी। पहले वो फंक्शन बताया था, फंक्शन हो गया था, अब ये 1 1 चेक कर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फंक्शन के लिए तो पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे ना। अब आप बताओ, मैंने ये ग्राफ बना दिया, ग्राफ बना सकता हूं, इसमें y इक्वल टू 0 की भी तो एक लाइन आएगी। क्या यहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा? क्योंकि r पॉजिटिव पे गिवन है, तो x, ये लाइन किसकी होगी? x इक्वल टू 0 की। तो क्या ये ग्राफ को कट करेगी? नहीं करेगी ना। देखो मेरा पर्पज क्या है, इन पॉइंट्स को डिस्कस करने का। ये भी क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे लोगों का। मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी से, यानी कि फर्स्ट लेक्चर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। किससे? ग्राफिकल अप्रोच से। यानी कि मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा रिलेट करूंगा ग्राफिकली। जितना मैं ग्राफिकली डिस्कस कर सकता हूं मैक्सिमम, इतने पॉइंट डिस्कस करूंगा। और किसी के फिर भी डाउट्स रह जाते हैं तो पूछ सकते हो, क्लास में नहीं पूछ सकते, क्लास के बाहर पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ आई या नहीं आई? सेकंड केस में ये फंक्शन भी है और ये 1 1 भी है। तो थर्ड केस बताओ, ये फंक्शन है और ये 1 1 भी है, और इस केस में ये फंक्शन है। क्या 1 1 है? फंक्शन है, 1 1 नहीं, ठीक है। तो ये सभी को समझ आया नहीं है? अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो ऑन टू। ये डिस्कस करूं ये दोनों केस, या सॉल्व कर लोगे? सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखो ऑन टू। ऑन टू, ऑन टू में लिखो ए फंक्शन एफ such that a to b is called onto if any line passing through codomain and parallel to x-axis should intersect the curve y equal to fx कितने टाइम्स? एटलीस्ट वंस। देखो तीनों डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा चेंज है, दिन वर्ड्स का डिफरेंस है, एग्जैक्टली, एटमोस्ट और एटलीस्ट, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लिखते हैं यहां पर एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर -x कर देता हूं, और यहां पर एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं 1 1, और ये कॉलम ऐड कर देते हैं ऑन टू।
ये कॉलम ऐड करते हैं, ये कॉलम किसका है, ऑन टू। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ क्या ये इस केस में ऑन टू है, सॉरी 1 1 है या फंक्शन है, फंक्शन है या नहीं है। पहले डोमेन देखो, डोमेन क्या है, आर, एक्स एक्सिस, कोडोमेन क्या, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव में ई की पावर माइनस एक्स के ग्राफ तो ये आएगा ना, आर पॉजिटिव में ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स के ग्राफ तो ये मिलेगा। ये ग्राफ, अब फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, फर्स्ट डेफिनेशन थी ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी पासिंग थ्रू डोमेन, पासिंग थ्रू डोमेन, डोमेन तो यही है ना, और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, कर्व को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी, एग्जैक्टली वंस, तो फंक्शन है। सेकंड केस, इसी केस में हमें चेक करना है 1 1 और ऑन टू। तो मैंने ये केस डिस्कस किया, ये कोई ई की पावर माइनस एक्स के ग्राफ है, तो यहां पर सेकंड डेफिनेशन थी 1 1 की, एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन, तो कोडोमेन तो ये भी है ना, ये है या नहीं है, यहां देखो आर पॉजिटिव है कोडोमेन, तो आर पॉजिटिव में सिर्फ ये रेंज, ये वैल्यू आएंगे, ये वैल्यू आएंगे या नहीं आएंगे। इस डोमेन से पासिंग थ्रू कोडोमेन अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस डोमेन में कोई भी लाइन ड्रॉ करूं तो एटमोस्ट 1 टाइम कट करना चाहिए। तो एग्जैक्टली सॉरी एटमोस्ट 1 कर रहे हैं या सारी लाइन्स या नहीं कर रहे हैं, तो ये 1 1 है। अब ऑन टू, ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, यहां पर बोला गया है कि एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस शुड इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट लीस्ट वंस, तो एट लीस्ट वंस यही तो डेफिनेशन आएगी, एट लीस्ट वंस कट कर रही है नहीं कर रही, तो ये ऑन टू भी है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ जो ये सेकंड केस है, इस केस में बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, सेकंड केस में सेकंड केस फंक्शन है, फंक्शन है, ठीक है। और अभी टिक नहीं करना, मैं जैसे जैसे आंसर बता रहा हूं ऐसे ऐसे कैलकुलेट करता हूं। फंक्शन है ऑन टू 1 1 1 1 है और ऑन टू नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं, ये मुझे डोमेन गिवन है आर पॉजिटिव, तो आर पॉजिटिव का मतलब तो ये गिवन है ना, इसमें ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये आएगा, ये ग्राफ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आर पॉजिटिव पर कभी भी 0 नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं मिलेगी, और जो भी डोमेन गिवन है कर्व इसमें यही आएगा, तो फंक्शन तो है, फंक्शन तो ये मिलेगा। अब हमें चेक करना 1 1 1 1 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी कि ये डोमेन है और ये मेरे पास कोडोमेन है, और कोडोमेन क्या गिवन है, ये आर गिवन है, ये आर गिवन है। इस डोमेन में या तो कट करे या फिर ना भी करे तब भी तो 1 1 होगा नहीं होगा, तो इस डोमेन में लाइन अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा तो कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है एग्जैक्टली 1, और अदरवाइज यहां पे ड्रॉ करता हूं तो कट नहीं भी कर रही है, तो डेफिनेशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट वंस। ये चीज समझ आई या नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड केस क्या, ऑन टू, थर्ड केस ऑन टू, तो ग्राफ तो अभी भी चेंज नहीं होगा ना, ग्राफ तो ये है, और ग्राफ में ये बोला गया ए लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन, कोडोमेन तो ये है, लिख देता हूं कोडोमेन, कोडोमेन यानी कि कोडोमेन और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट लीस्ट वंस, यानी कि अगर मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी या यहां पे लाइंस ड्रॉ कर दूं तो क्या कर्व को कभी कट करेगी, नहीं करेगी, तो क्या ये ऑन टू होगा, नहीं होगा। तो अब बाकी के 2 केस में बताओ कि ये 1 1 ऑन टू या फंक्शन है या नहीं है, बाकी के 2 केस चेक करो। बोलो
फंक्शन है 1 1 है, ऑन टू नहीं है। फंक्शन है 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तुम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं sin x के ग्राफ कंसीडर कर सकते हो। ऐसे ही यहां पे 4 केसेस डिफाइन कर सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू, यहां पे अगर मैं e की पावर x लिया मैंने ग्राफ, यहां पे cos x ले लो, एफ एक्स इक्वल टू cos x, e की पावर sin इनवर्स x, e की पावर एफ एक्स इक्वल टू sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, log x। जो भी ग्राफ तुम डिफाइन करना चाहते हो उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हो। थर्ड वाले केस में मुझे नहीं पता, तुमने आंसर दिया मैंने टिक कर दिया। ऑन टू है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्राफ है, आर पॉजिटिव का मतलब ये है, और डोमेन आर पॉजिटिव गिवन है तो ये गिवन है। ठीक है, अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पासिंग थ्रू कोडोमेन एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां पे भी तो एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। तो क्या ये कर्व को एटलीस्ट 1 टाइम्स कट कर रही है? तो क्या ऑन टू होगा? नहीं। तो सिर्फ एक ही केस में ये ऑन टू है, बाकी के सारे केस में ये क्या है? फंक्शन है लेकिन 1 1 भी है, लेकिन ऑन टू नहीं। ठीक है, समझ आया नहीं है? इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है। पहले ये बताओ, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब मैं अपना एक नेक्स्ट कंसेप्ट रिलेट कर रहा हूं। अभी जो सबसे पहले डिफाइन किया था dy अपॉन dx और dx अपॉन dy, उसके मीनिंग क्या? उसका मीनिंग क्या? अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग dy अपॉन dx, तो इसका मीनिंग क्या होगा? रेट ऑफ चेंज। अगर मैं इसका मीनिंग पूछता हूं dy अपॉन dx, इसका मीनिंग क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर ये विद रेस्पेक्ट टू x है, ये कब है? जब हमें ये गिवन होगा y बी द फंक्शन ऑफ x। अगर मुझे ये गिवन नहीं हुआ तो मैं ये नहीं बोल सकता कि y रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। समझ आया नहीं है? इसको तुम प्रूव भी करके आए हो, उसी का डिस्कशन कर रहा हूं। थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, ये हमने डिस्कशन किया। और यहीं पे एक और बात बताने वाला हूं कि जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। अब यहां पे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये नाम तो सुना ही होगा, 1670 कर देता हूं, एग्जैक्ट शायद 69 था। 1669 में एक फिजिक्स का कंसेप्ट था फर्मेट प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल था साइन अल्फा इक्वल टू के म्यू। उन्होंने ये डिफाइन किया था, जो इस प्रिंसिपल में चेंज हो रहा था ना, वो रेट ऑफ चेंज के बराबर आ रहा था। और इस रेट ऑफ चेंज को देखा था किसने? बर्नौली ने। फर्स्ट टाइम जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंसीडर कर रहे थे ना, इस इक्वेशन से जनरलाइज कर रहे थे। ठीक है, और इसका सबसे पहला रेट ऑफ चेंज किसने देखा था? बर्नौली। और हम फर्स्ट ऑर्डर में सबसे बाद में जाके किस इक्वेशन को पढ़ते हैं? बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो वो बाद में डिस्कशन करेंगे। ये हमारी नॉलेज के लिए कि हम नॉलेज कितनी जानते हैं और वो कैसे रेट ऑफ चेंज कर रहे थे, उसका डिस्कशन कर रहा हूं। हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये तुम पढ़ के आए हो या नहीं? ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। अगर कोई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है तो यहां पर कोई एक पॉइंट होगा x इक्वल टू x1 मान लेता हूं, और यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं ऐसा कुछ, यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं x2, ये पॉइंट होगा x1 और ये पॉइंट है x2। तो अगर कर्व पे किसी ऑब्जर्वर या किसी की भी पोजीशन P है तो x2 पॉइंट पे हमें पोजीशन क्या मिलेगी? Q मिलेगी। अगर ये कर्व में ये मान के चल रहा हूं y इक्वल टू एफ एक्स या y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हो। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे x1, y1, और इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? x2, y2। यही तो करते हैं। अब डेल्टा हम ये डिफाइन कर रहा हूं, इसका मीनिंग तो जानते ही होगे, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस बिटवीन x2, x1। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1, और डेल्टा y इक्वल टू मैं डिफाइन कर सकता हूं y2 माइनस y1। ऐसा कुछ डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैंने ये डिफाइन किया
डेल्टा एक्स तो यहां से ये लिख सकता हूं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये क्या है, स्लोप किसकी, एक लाइन की। तो ये किस लाइन, अगर मैं एक इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी, सॉरी लाइन की स्लोप की इक्वेशन मिलेगी। और इसको L मान सकता हूं थोड़ी देर के लिए L। तो यहां पे लिख सकता हूं स्लोप ऑफ L, इसे ये लिख सकता हूं स्लोप ऑफ L लिख सकता हूं। अब यहां से बताओ, जब x1 की पोजीशन चेंज होगी, x1 की एक कोई न्यू पोजीशन मान लेता हूं x1 डैश, तो यहां पर P पॉइंट की भी तो पोजीशन चेंज होगी। तो P पॉइंट की जैसे पोजीशन चेंज होगी तो एक नई कॉर्ड मिलेगी। जैसे x1 डबल डैश लेट करता हूं तो यहां पे P की ये पोजीशन आएगी और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो फिर एक नई स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ऐसे कभी ना कभी जब x1 टेंड्स टू किसकी तरफ, x2 की तरफ, तो यहां पर इस पॉइंट पे एक लाइन मिलेगी और वो लाइन किसकी होगी, टेंजेंट लाइन। किस पॉइंट पे, Q पॉइंट। ये चीज समझ आई या नहीं आई। जैसे जैसे में x1 टेंड्स टू x2 जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट। तो यहां पर लिख सकता हूं dy अपॉन dx इक्वल टू लिख सकता हूं लिमिट x1 टेंड्स टू x2 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L व्हेन P टेंड्स टू Q। और ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट एट Q, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q, ये बोल सकता हूं। तो इसका चेंज कब मिल रहा है, ये जो हम ये चेंज देख रहे हैं, ये जो टेंजेंट इक्वेशन मिल रही है वो कब मिल रही है, जब कोई कर्व, कैसा कर्व है, स्मूथ कर्व है, और वो y किसकी फंक्शन है, x की फंक्शन है। जब x की फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, जब भी तो हमें चेंज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जब भी तो हम ये बोल सकते हैं। अदरवाइज कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है सर हमने ये ग्राफ बना दिया मॉड एक्स। मॉड एक्स के ग्राफ तो जानते हो, अगर ये मॉड एक्स के ग्राफ है तो यहां पर जो x0 पॉइंट है, x0 पॉइंट पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट। लेकिन जो कर्व है ना एफ डैश x0 या एफ डैश x0, इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये हम जो कर्व हम डिस्कशन करेंगे वो किस कर्व पे करेंगे, स्मूथ कर्व पे। जो भी कर्व हमें गिवन होगा वो कैसा कर्व गिवन होगा, स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब की बार यही क्वेश्चन जो ड्यू में एडॉक की जॉब निकलती है ना, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या इसका अभी मैं मतलब दूसरे लेक्चर में, यानी कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये बताऊंगा कि एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, और करेगा तो कब करेगा ये भी बताऊंगा, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने तो एक्स क्यूब के बारे में बोला ही नहीं कि एक्स क्यूब पे तो ग्राफ टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये आ जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, इस पॉइंट पे टेंजेंट यहां आ जाएगी और इस पॉइंट पे चाहे तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो हमेशा ये ग्राफ तो इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये चीज समझ आई या नहीं है। अभी हम यहां पे जो हमने रेट ऑफ चेंज देखा, वो रेट ऑफ चेंज किस किस में देख रहे हैं, एक्स और वाई में। जो वाई फंक्शन है वो फंक्शन किसकी है, एक्स की। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कितनी डायमेंशन हुई, 2 डायमेंशन। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं 3 डायमेंशन में तो एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, ये नोट कर लिया नहीं। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं 3 डायमेंशन, y इक्वल टू वाई एक्स कुमा टी, y इक्वल टू वाई एक्स कुमा टी। जनरली जब हम 3 डायमेंशन कंसिडर करते हैं तो ये लेट करते हैं z इक्वल टू जेड एक्स कुमा वाई, यही तो लेट करते हैं।
यहां पे जब डायमेंशन डिफाइन करते हैं तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस और ये मेरे पास जेड एक्सिस, क्योंकि हम राइट हैंड सिस्टम फॉलो करते हैं। ये मेरे पास एक्स, ये मेरे पास वाई और ये मेरे पास जेड। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स कोमा टी, वेयर एक्स एंड टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। x and t are independent variable and x and t are independent variable और y is dependent variable। तो मैं इनकी डायमेंशन ड्रॉ कर सकता हूं राइट हैंड सिस्टम। तो यहां से मैं इसे x मान लूं, इसे t मानना पड़ेगा और इसे क्या मानना पड़ेगा, y। तो जो फंक्शन है, अब मेरे पास x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है, क्योंकि अभी तक तो यहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी ना, मेरे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन थी कि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर सकता हूं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चेंज देख सकता हूं या नहीं देख सकता। यहां पे अगर ये चेंज आ रहा है तो ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, और ये चेंज क्या है, डेल्टा वाई, और ये किसके इक्वल है, y2 माइनस y। यही तो है। अब मुझे चेंज किस किस के रेस्पेक्ट में देखना, x और t। अगर मैं t के रेस्पेक्ट में चेंज देखता हूं तो इसे ऐसा कुछ डिफाइन कर सकता हूं, डेल वाई अपॉन डेल टी। तो एक्स डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए फिक्स कर लेता हूं ना, वाई डायरेक्शन में चेंज देखता हूं, एक्स डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, या फिर मैं ऐसे कुछ चेंज देख सकता हूं, डेल्टा वाई डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो वाई टी डायरेक्शन को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो यहां से एक्स डायरेक्शन फिक्स हो गया और वाई डायरेक्शन फिक्स होगी, ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन फिक्स होगी, तो x डायरेक्शन में भी चेंज मिल गया और y डायरेक्शन में भी चेंज मिल गया। तो ऐसे तो मैं बहुत सारे डायमेंशन तो इंक्रीज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। अभी तो मेरे पास 3 डायमेंशन थी, 4 डायमेंशन कंसीडर कर सकता हूं, 5 डायमेंशन कंसीडर कर सकता हूं। तो जो फंक्शन है y, उसको मैं एक न्यू फंक्शन x1 x2 अप टू डॉट 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 xn वेरिएबल की फंक्शन कंसीडर कर सकता हूं। यहां से यहां तक समझ आया, नहीं आया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ही मैंने ये चेंज किया तो इसमें टोटल डेरिवेटिव dy भी डिफाइन कर सकता हूं, टोटल डेरिवेटिव dy, और dy का मीनिंग क्या हो गया, डेल y अपॉन डेल एक्स इंटू dx और डेल y अपॉन डेल t इंटू dt। और यहीं से तुम्हारा नेट क्लियर हो गया। अब पूछो कैसे, मेरे पास कितने वेरिएबल, कितनी डायमेंशन है, n डायमेंशन है। हमने सपोज करा ये मेरे पास रियल एनालिसिस है, ये मेरे पास मॉडर्न अलजेब्रा, और फिर लास्ट में मान लेते हैं जो लास्ट टॉपिक है वो ओआर है। तो पहले हम किस में चेंज देख रहे हैं, अपना रियल एनालिसिस, फिर हम किस में चेंज देख रहे हैं, मॉडर्न अलजेब्रा, फिर हम किस में चेंज देख रहे हैं, ओआर। तो कुछ डायमेंशन को तो फिक्स भी कर सकते हैं ना, वही तो मैं क्लास में पहले बोल रहा था कि कुछ हम लेट कर लेते हैं कि कुछ सिलेबस को हमें पढ़ना ही नहीं है, कोई ऐसा पोर्शन जिसमें हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो इतना चेंज कर लो, ठीक है। जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं रियल या मॉडर्न, किसी भी टॉपिक को जिसमें तुम मैक्सिमम चेंज कर सकते हो वो चेंज करो, और उसके बाद में हमें क्या मिल जाएगा, जितना उसमें चेंज हो जाएगा वो हमारा स्कोर हो जाएगा 100+। और जैसे 100+ हुआ तो हमारा एलएस भी हो जाएगा और जेआरएफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर तुम्हें ये समझ आया तो यहां से नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, पार्शियल डेरिवेटिव। अभी बताता हूं, जस्ट वेट। कहां पे, यहां पर dx और dt, ये टोटल डेरिवेटिव की सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूं। अभी जब पार्शियल डेरिवेटिव की डिफाइन करूंगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, या वहां पे यूज करूंगा कि क्या कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। ऐसा तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम क्वेश्चन पूछने वाले उसे बताओ ना, डिफाइन ना करूं। अब वैसे देखो, रियल एनालिसिस में जब हम चेंज करते हैं तो वो टोटल डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं, जब जहां पे z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y और x भी द फंक्शन ऑफ u, v और w, और यहां पे u, v और w। यहां पे मैं इसका प्रूफ देता हूं, आप टेंशन मत लो उस चीज का, ठीक है। क्वेश्चन आएगा
लेकिन अभी मुझे क्या बताना है उसका यूज कर रहा हूं, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, तो अपना टॉपिक वहां एक्सटेंड नहीं करते, क्योंकि अभी जो मैं डिफाइन करने वाला हूं वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करूंगा, ठीक है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखो ये मेरे पास वाई एक्सिस था, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास टी एक्सिस। तो एक्स एंड टी जो एक्स एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरे पास कैसा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और टी भी मेरे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं पहले किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज देख रहा हूं, टी एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को तो फिक्स कर लिया ना थोड़ी देर के लिए, उस एक्स डायरेक्शन में जो भी चेंज होगा वो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। तो यहां पे हमने इसे फिक्स किया और डेल वाई अपॉन डेल टी डिफाइन कर दिया। ऐसे ही यहां पे एक्स डायरेक्शन में चेंज देख रहे हैं और टी डायरेक्शन को हमने थोड़ी देर के लिए फिक्स कर लिया और एक टोटल डेरिवेटिव डिफाइन कर दिया, डी वाई इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी इंटू डी टी, ठीक है। अब यहां से अगर अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, इन पार्शियल डेरिवेटिव, in partial derivative y should be a function of two or more than two independent variable, टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज समझ आई या नहीं है? पार्शियल डिफरेंशियल होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, टू और मोर देन टू की फंक्शन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां से फर्स्ट डेफिनेशन आती है, फर्स्ट डेफिनेशन लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट डेफिनेशन लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है डेफिनेशन? एनी इक्वेशन, देखो कोई एक बोलो, सारे मत बोलो, जब सारे बोलते हैं ना तो किसी की भी समझ नहीं आती, तो कोई कौन बताएगा? हाँ बोलो। ठीक है, लिखो any equation between dependent variable, any equation between dependent variable, independent variable, dependent variable, independent variable and derivative of dependent variable, derivative of dependent variable with respect to derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation, is called differential equation, is called differential equation। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो डेफिनेशन में तो यही है ना, तीन वर्ड आए, पहला वर्ड है डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड वर्ड था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और थर्ड वर्ड मेरे पास क्या, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही तो है। तो मेरे पास फंक्शन मैंने कंसीडर करी, एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। तो यहां पर x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं कुछ ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, कोई एक रिलेशन ही तो डिफाइन करना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सेकंड एक एग्जांपल लिखा, y1 इक्वल टू y1x और y2x इक्वल टू y2x। यहां पर x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, और y1 y2 डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैं अभी भी डिफाइन कर सकता हूं, ऐसा कुछ लिख सकता हूं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर y1 प्लस d2y2
y2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर x और d2y अपॉन 1 अपॉन डी एक्स प्लस d2y2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। ये डिफाइन कर सकता हूं या नहीं कर सकता? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? अब कोई ये भी तो डिफाइन कर सकता कोई बच्चा कि z भी द फंक्शन ऑफ जेड एक्स कोमा टी। तो यहां से कुछ ऐसा लिख सकता हूं डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई बच्चा ये डिफाइन कर दे कि z1 इक्वल टू z1 एक्स कोमा टी और z2 इक्वल टू z2 एक्स कोमा टी। तो यहां से डेल z1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल 2z1 अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर x और डेल z1 अपॉन डेल टी प्लस डेल स्क्वायर z2 और यहां पे 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन। कुछ ऐसा डिफाइन कर सकता हूं। ये जो हमने डिफाइन किया, जो लैंग्वेज डिफाइन करी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे क्लासिफाई कर सकता हूं ना? कर सकता हूं या नहीं कर सकता? मेरे पास जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन है एनी इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इस टाइप की जितनी भी इक्वेशन मिलेंगी वो सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी या नहीं होंगी? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको बोलते हैं हम सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे बोलते हैं सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और इसे बोलते हैं हमें सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहां तो मैंने लिख दिया, यहां तो मैंने दो वर्ड डिफाइन कर दिए, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अभी मेरे पास डेफिनेशन नहीं है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अभी लिखवा देता हूं। ये जो मेरे सिलेबस में नहीं है, जो ये सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिफाइन करी है, ये मेरे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये तीनों मेरे सिलेबस में, अगर मैं इनका डिस्कशन करूंगा बाद में। ठीक है, अब पहली डेफिनेशन लिखो। फर्स्ट डेफिनेशन किसकी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट में लिखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एनी differential equation in which unique independent variable, देख लो यहां पर unique independent variable और in which unique independent variable और मैं लिखो contains total derivative is called ordinary differential equation, अब सेकंड डेफिनेशन लिखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड डेफिनेशन लिखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन which contains partial derivative is called partial differential equation, ठीक है। अब इसका एक चार्ट डिफाइन करता हूं जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया था। लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ब्रेक किया दो पार्ट्स में, किसके अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1। तो हमें किस टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है? इसे क्या बोलते हैं? यहां पे क्या क्या मिलेगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पे हमें क्या मिलेगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे हमें क्या मिलेगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, किसके अकॉर्डिंग? एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, अभी तो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग ब्रेक किया कि एक तो हमें मिला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक क्या मिला? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे लिखो डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1। डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 1, तो यहां से क्या मिला था? सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पे क्या मिला था? सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसके बाद यहां पे हमने डिस्कशन किया डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1। तो यहां पे मिला सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और यहां पे क्या मिला? सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ यही तो हमने, और इसे मैंने मना कर दिया, ये मेरे सिलेबस में नहीं है, इसको हम डिस्कस कभी नहीं करेंगे। हम बस अपने 3 पॉइंट डिस्कशन करेंगे। एक तो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट अभी तक? सिर्फ अभी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आई, सिर्फ किसकी डेफिनेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद हमने ये डिफाइन किया कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी। यहां तक कोई डाउट? अभी तक देखो मैंने एक भी बार वर्ड डिस्कस नहीं किया ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला है क्लास में, बस ये मान के चला हूं अभी तक जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस टाइप की होगी, क्योंकि अभी मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिली ही नहीं है। जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो उसका डिस्कशन करेंगे ना। तो उससे पहले हमारा पॉइंट क्या है, अभी कंटिन्यू कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? कितने 2-3 लोग टाइम देख रहे हैं, तो मैं भी देखने लगा, तो ज्यादा तो नहीं हुआ। समझ आ रहा ना अभी तक? कोई प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो 15 मिनट और, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहां से मुझे डिस्कस करना बेसिकली कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तो वो ऑर्डर और डिग्री पे आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। formation of ordinary differential equation. Let formation of ordinary differential equation, ठीक है। Let f x, y c1, c2 up to ... cn equal to 0. Let f x, y c1, c2 up to ... cn equal to 0. Equation 1. With the relation between x, y and c1, c2, cn. c1 x, y, c1, c2, cn. ठीक है। Where x is independent variable, y is dependent variable और ci's are
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। हमारे पास हमें एक रिलेशन, एक फंक्शन का रिलेशन दिया है एक्स वाई C1 C2 Cn, और वो रिलेशन किसमें, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक x, और y क्या है मेरे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें किसको एलिमिनेट करना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। अगर मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दूं तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जब x एक यूनिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की मिलेगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन यही तो दी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है या नहीं है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में यूनिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या नहीं, किसी को कोई डाउट यहां तक। तो फर्स्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे एक न्यू फंक्शन मिलेगी φ1 x y y डैश x y y डैश C1 C2 अप टू डॉट 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 Cn इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूं तो φ2 मिलेगा x y y डैश y डबल डैश और C1 अप टू डॉट 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 Cn इक्वल टू 0, और लास्ट क्या मिलेगा, फाई ऑफ n x y y डैश y डबल डैश अप टू डॉट 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 y की पावर n एट डेरिवेटिव C1 C2 Cn इक्वल टू 0। अगर मैं एक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करता हूं तो y डैश की टर्म आएगी, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करता हूं तो y डबल डैश की टर्म आएगी, और n टाइम्स डिफरेंशिएट करता हूं तो n की टर्म्स n एट डेरिवेटिव की टर्म्स मिलेगी या नहीं मिलेगी जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां पर ये टोटल इक्वेशन कितनी इक्वेशन है, n नहीं n+1, क्योंकि एक इक्वेशन तो ये भी है ना, तो टोटल कितनी इक्वेशन हुई, n+1। तो लिखो वी एलिमिनेट, हाँ तो वो आर्बिट्रेरी, अभी वही तो लिख रहा हूं। अब हमें थोड़ी ना पता कि एलिमिनेट हुआ या नहीं हुआ, इनकी कैलकुलेशन करेंगे ना प्लस माइनस, और करोगे या नहीं करोगे, तो वो प्लस माइनस करने के बाद एलिमिनेट होगा। तो वी एलिमिनेट C1 C2 Cn from n+1 equation, from n+1 equation we get एक न्यू रिलेशन मिलेगा साई एक्स वाई y डैश y डबल डैश और y की पावर n एट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब हम यहां पे जो एलिमिनेट करेंगे वो यहां से इक्वेशन होगी, वो साई इक्वल टू एक्स वाई y डैश y डबल डैश और y की पावर n एट डेरिवेटिव x इक्वल टू 0। तो जो भी, अब देखो यहां पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, n। अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितने रिलेशन की रिक्वायरमेंट है, n+1। तो इन सब पॉइंट का ध्यान रखना है तुम्हें एग्जाम में, कि अगर मेरे पास n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो n+1 रिलेशन की रिक्वायरमेंट है, तभी तो हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब यहां पर देखो C1 C2 Cn कितने टोटल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, n। तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो कितने ऑर्डर की मिलेगी, n। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही। अभी मैं थोड़ी देर बाद जो ये वर्ड बोला इसे गलत करूंगा, कि यहां पर एक वर्ड, अभी मैं क्या बोला, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, n। तो वहां पे मुझे ये वर्ड लाना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अभी जो मैं वर्ड यूज करूंगा ना, इक्वल टू किसके होगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्या जो अभी लास्ट में मैं बोल रहा हूं कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, C1 C2 Cn, तो कितने ऑर्डर है, n ऑर्डर। तो अभी एक 2-3 एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद मैं बताता हूं क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all circles, find the differential equation, find the differential equation of all circles
in the xy plane, in the xy plane. Find the differential equation of all circles in the xy plane. अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? अब ये क्वेश्चन है मेरा तुमसे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स. ऑल सर्कल्स की इक्वेशन क्या होती है इन द एक्स वाई प्लेन? कुछ लोगों का आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स माइनस, ये होगा. ये सर्कल की पॉइंट फॉर्म है, जनरल इक्वेशन नहीं है. और ये इसी की पर्टिकुलर केस है, पॉइंट सर्कल, और जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन. और ऐसा कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल बोला. तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमारी जो मिस्टेक्स होती है ना, वो इन पॉइंट्स पे होती है. हमें ये याद नहीं होगा, मेथड याद होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन हमें जो करना क्या है वो नहीं मालूम, किससे शुरुआत करें. जैसे पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, वो हमें पैराबोला की इक्वेशन ही याद नहीं होंगी. टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी. तो ये हमारी खुद की बेसिक प्रॉब्लम है जो हम 12th क्लास में पढ़ के आए. ठीक है, 12th क्लास, जो 12th स्टैंडर्ड की जो प्रॉब्लम होंगी ना, वो स्टेटमेंट याद नहीं होंगे, मास्टर के स्टेटमेंट याद होंगे. ठीक है, और मास्टर की वजह से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे. तो यहां से एफ, जी और सी को एलिमिनेट कर सकते हो. कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 3. तो एलिमिनेट कर सकते हो एफ, जी, एफ और सी को. तो कितने टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा? 3 टाइम्स. अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? 2x प्लस 2y प्लस 2g प्लस 2fy डैश इक्वल टू 0. सही डेरिवेटिव किया? 2y y डैश 2 से डिवाइड कर सकता हूं. अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो x प्लस y y डैश प्लस g प्लस f y डैश इक्वल टू 0. f y डैश इक्वल टू 0. अब एक और बात डेरिवेटिव करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? 1 प्लस y y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस f y डबल डैश इक्वल टू 0. अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ. g और c तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन f एलिमिनेट नहीं हुआ. तो एक और बात डेरिवेटिव कर सकते हो. अगर यहां से डेरिवेटिव करना तो यहां से मिलेगा प्लस ये 0 y ट्रिपल डैश प्लस y डैश y डबल डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश प्लस f y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0. ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है. अब इसे अगर मैं सेकंड इक्वेशन मानूं तो यहां से f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. f की वैल्यू क्या मिलेगी? f इक्वल टू माइनस 1 प्लस y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? y डबल डैश. अब f की वैल्यू यहां पे पुट कर दो. f की वैल्यू पुट कर सकते हो यहां पे. अगर f की वैल्यू पुट करूंगा तो यहां से मिलेगा y, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हो रहा. y ट्रिपल डैश प्लस इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हो. तो यहां से मिलेगा 3y डैश y डबल डैश प्लस, या माइनस आ जाएगा माइनस, और यहां पे इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y डबल डैश इंटू y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0. y ट्रिपल डैश x इक्वल टू 0. अब यहां से y डबल डैश x एलसीएम ले सकते हो. एलसीएम लेके y डैश की या फिर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो ये इक्वल टू 0 होगा. अभी मुझे ये भी डिस्कस करना, जब हम ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, कि y डैश x की y, जैसे यहां पे हम y डबल डैश x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो y डबल डैश x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके सॉल्यूशन एक्सटेंड होंगे या डिक्रीज होंगे. तो जो ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसके सॉल्यूशन इंक्रीज भी करते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? डिक्रीज भी होते हैं. किसमें? उसके डोमेन में. हम ये सब कुछ नहीं पढ़े होते. जो मैं बोल रहा हूं यहां से, जैसे हम y डबल डैश x की यहां पे मल्टीप्लिकेशन कर दूं या एलसीएम ले दूं, और एलसीएम लेने के बाद में इस टर्म की इक्वल टू 0 कर दोगे,
तो जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसके कुछ सॉल्यूशन एक्सटेंड भी कर सकते हैं और कुछ सॉल्यूशन डिक्रीज भी कर सकते हैं। समझ में आया नहीं है? तो यहां से y डबल डैश एक्स कॉमन ले लोगे, आगे से सॉल्व कर लोगे, यहां से आगे छोड़ सकता हूं, यहां से तो हाँ बोलो किसमें, यहां इन दोनों में। आप बताओ आप क्या समझ रहे हो इन दोनों को? यहां पर गिवन होगा कि जो सर्कल है ना वो आर रेडियस का गिवन है, जो रेडियस होगी वो मेंशन होगी कि रेडियस ये गिवन है और सेंटर ए कोमा बी है। यहां पर ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि रेडियस क्या होगी। यहां पे जनरल इस सर्कल का सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और जो रेडियस होगी वो होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो वो जनरल एक्स वाई प्लेन जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, ये इसी की पर्टिकुलर फॉर्म है। ठीक है, या तो तुम इसे ये मान लो ए बी सी और आर तीनों अननोन है तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर तुम ये मान के चलोगे ए बी सी और आर तीनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही तुमने ये कंसीडर किया ना कि आर गिवन है तो इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। जब तो क्या बोल रहे हो, ए बी सी आर, हाँ तब तो सेम आ जाएगा। हाँ ऐसे वैसे ही देखो ना, इसे एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आएगा, पहले इसे एक स्टेप इसे कैलकुलेट कर लो फिर उसे बताता हूं। सॉल्व कर लोगे या कर दूं? कर लोगे। तो यहां से देखो इसको एक्सपेंड करो तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, यहां से आएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2gx लिख सकता हूं इस क्वांटिटी को। इसे लिख सकता हूं माइनस 2by लिख सकता हूं या 2fy लिख सकता हूं। और जो जितने भी कांस्टेंट है ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इनको मैं c से रिप्लेस कर सकता हूं। ये कांस्टेंट तो सेम ही तो इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी? तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि जो ये गिवन फॉर्म है ना ये सर्कल की पर्टिकुलर फॉर्म है। जो जनरल इक्वेशन सर्कल की दी उसकी ये क्या है, पर्टिकुलर फॉर्म है। समझ आया नहीं है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक लास्ट क्वेश्चन करा दूं तो लिखो, गेट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमें टेंजेंट का कंसेप्ट, जो हमने टेंजेंट का कंसेप्ट डिस्कस किया वो कंसेप्ट। एक चीज और, अभी हमें शुरुआत में जब क्लास, चलो अब नहीं कराता, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। जब हम क्लास शुरुआत में पढ़ते ना तो हमें क्लास के जो 2 घंटे होते हैं वो बहुत टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन जो यहाँ पे रिपीट करने स्टूडेंट, उनसे पूछ के देखना, बाद में जाके तुम्हें बहुत पढ़ना होता। ठीक है, तो ऐसा करो ना कि पहले ज्यादा पढ़ते बाद में कम पढ़े। ऐसा भी तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अपनी स्पीड मेंटेन रखो। कभी नहीं होता कि कोई टॉपर बनता है ना, कोई भी टॉपर होता है या किसी का सिलेक्शन होता है, वो बच्चा एवरेज पढ़ रहा होगा जिसका भी सिलेक्शन हो रहा होगा, वो एवरीडे 4 आवर या 3 आवर पढ़ रहा होगा, मैक्सिमम इतना नहीं पढ़ना होता। यूपीएससी के लिए लोग 5 या 6 आवर कंटिन्यूसली पढ़ के निकाल देते हैं। ये तो नेट का एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।